एक 14 साल का युवक घर से निकलता है कुछ कर गुजरने की चाहत लेकर। हाथ खाली होते हैं, आगे जाकर परदेश जाएंगे, वहाँ क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। और उस संघर्ष में जिस तरीके से वो छोटा सा काम शुरू कर आज बड़े एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, एक छोटे सी टैगलाइन को आज उन्होंने ब्रांड में बदल दिया। एक ऐसी कहानी हम आपके साथ साझा करेंगे उस शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने मुकाम को आज लगातार ऊंचाइयां दी हैं। जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने पढ़ाई में कुछ खास नहीं किया, लेकिन मेहनत जज्बा उसको साथ लेकर के चले। बड़ी कठिनाइयां आई और उसके बाद उन्होंने अपने उस एम को, अपने उस जज्बे को नहीं खोया, अपने उस पेशेंस को नहीं खोया और उसके साथ साथ आज वो इस मुकाम पर है जिसकी कहानी सुनाएंगे तो आप भी इंस्पायर होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमाकांत की। रमाकांत यादव जिन्होंने अयोध्या से आकर दिल्ली में 14 साल की उम्र में डेरा डाला, वहाँ संघर्ष किया। 1982 में वो दिल्ली पहुँचे। 91 में जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने मामा के साथ काम किया, फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक रेहड़ी लगाई, स्कूटर चलाए और उसके साथ साथ हलवाई की दुकान पर भी उन्होंने काम किया। वहाँ से उन्होंने मोड़ लिया, जिंदगी ने उसे संघर्ष दिया और संघर्ष से मिली उसको ऐसी कहानी जिसे आप भी सुनेंगे तो आप भी इस बात से प्रेरित होकर, क्योंकि आज का दौर है बड़ा पेशेंस रखने का और उस पेशेंस को खो देते हैं आज के युवक, लेकिन संघर्ष बड़ी चीज़ है। उसका रास्ता कैसे अपनाए जानेंगे रमाकांत जी से। रमाकांत जी, आपका सिटी तहलका में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत यादव, मैं यूपी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई से कोई रुचि नहीं थी और हर किसी के माँ बाप एक ही सोचते हैं कि बच्चा बड़ा अच्छा पढ़े लिखे अफसर बने, अच्छा पढ़े, कुछ करे। लोगों की उम्मीद होती है कि पढ़ लेगा कुछ कर लेगा जी। लेकिन हमने ना पढ़ा, एक जज्बा था काम करने का, कोई सपोर्ट नहीं था। जब मैं दिल्ली में आया जी, बिल्कुल अकेला जिसको कहते हैं, और अकेलेपन से मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। जी जी रमाकांत जी। और बचपन से कभी 14 साल की उम्र तक कभी ऐसा नहीं आया कि खाना ना मिला हो या रहने की जगह ना हो। दो चीज़ की मौत तो भगवान ने दे रखी थी शुरू से। लेकिन दिल्ली में आने के बाद कुछ ऐसा था नहीं कि मैं खाऊं कैसे। अयोध्या से दिल्ली की बात है। अयोध्या से दिल्ली की बात। हाँ, तो अच्छा। किसी के साथ में आया था तो उन्होंने एक फैक्ट्री में लगवा दिया। अच्छा। मैं 15 दिन वहाँ काम किया था और बड़ा शौक था मुझे बचपन में। थोड़ी सी पहलवानी का भी शौक था और थोड़ी एक्सरसाइज करता था। शरीर भी मेरी ठीक थी बचपन से जी। तो वो सारे लड़के जितने वहाँ काम करते थे मेरी ताकत को देख के मुझे हैवी काम देते थे। अच्छा जी। लेकिन मैं उस हैवी काम को भी बड़े इजी वे में करता था। मुझे कभी उसको काम को प्रेशर समझा नहीं। मतलब छोटी उम्र में भी आप मतलब सॉलिड बॉडी थी। हाँ। और ठीक उस उम्र के हिसाब से अच्छी सॉलिड थी। हाँ। मतलब पढ़ लिख तो सकते नहीं थे लेकिन मेहनत में कोई पीछे नहीं थे। मेहनत में बहुत अच्छे थे। तो फिर वहां से मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, वो हलवाई का काम करते थे। जी जी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने कहा, वो मामा लगते थे मेरे, मैंने कहा मामा मुझे भी कहीं लगा दो। बोले यहाँ तो चाय बनाने का मिलेगा काम या बर्तन धोने मिलेगा। हाँ, और क्या काम मिलेगा। मैंने कहा यार चाय बनवा लो, बर्तन धुलवा लो, पेट भर खाना तो मिलेगा। हाँ, काम तो मिलेगा। 15 दिन हो गया, भर पेट के खाना नहीं मिल रहा, बड़ी दिक्कत हो रही खाने की। तो कहीं एक छोटी सी दुकान पे लगवा दिए और मैं उस दुकान पे 3 साल काम किया। उस समय मेरी सैलरी थी 90 रुपये। 90 रुपये से मैंने सैलरी शुरुआत करी थी और मैं 5-6 महीने कभी मैंने पैसा मांगे नहीं उनसे।
टाइम पे रोटी मिल जाती थी, खा लेता था, सो जाता था। यही जरूरत थी उस समय। उस समय यही जरूरत थी मुझे, घर से भी कोई दबाव नहीं था पैसे पैसे भेजो या कुछ था। तो 3 साल के बाद मैंने थोड़ा सा टर्न लिया। उसके साथ में एक दुकान थी हलवाई की प्रॉपर, मैं वहाँ गया। तो मेरे जितने जानने वाले थे एक ही बात कहते थे, यार ये दुकानदार बहुत गंदा है, किसी का पैसे नहीं देता। और मैं 90 रुपये से मेरी 350 रुपये सैलरी हो गई। मुझे देखूंगा कि मैं तो 3 गुना ज़्यादा मुझे मिलने लग गए। अब मैं उनके यहाँ काम करने लग गया। तो लाला जी से मेरा बड़ा धीरे धीरे करके प्रेम हो गया। तो लाला जी जो काम करते थे मैं कहता लाला जी अभी हो गया। मतलब काम में मना ही नहीं था। कभी काम में मना नहीं। रात को 2-2 बजे तक मुझे काम देते रहे। सुबह 5 बजे उठता था मैं, और रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मैं किसी काम के लिए काम पेंडिंग नहीं छोड़ता था। जो लाज बोलते थे ये काम करना, वो करके होता था। वो कहते हैं काम चोर को तो फिर आदमी गंदा ही लगता है। तो लाला जी के साथ मेरा ऐसी ट्यूनिंग हुई। कुछ दिनों बाद वो मुझे सुबह, उनका जब ब्रेकफास्ट आता था तो बोले, वो हमारे फादर समान थे, तो माता जी से बोले कि भाई कल से परोठे 1 नहीं 2 आएंगे और 2 प्लेट में आएंगे। तो मुझे अपने साथ वो रोज नाश्ता करवाते थे, हम दोनों लोग एक ही साथ चाय पीते थे। पैसे के लिए मैंने जब भी उनको नहीं बोला, और सारे लोग यही कहते थे वो पैसे देते नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना मिल रहा और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। तो मुझे बड़ी चीजें अपने जीवन के बारे में बताए। उनकी पाकिस्तान में बहुत बड़ी दुकान थी, और बहुत वहाँ के अमीर रईस थे। घरों में बताते थे कि सोने चांदी और नोटों की बोरियां रखी रहती थी। अच्छा, आज़ादी से पहले की ये बात, सन 47 से पहले की बात बता रहे थे। तो जब वो आए, अपने संघर्ष को जब बताए, तो वो संघर्ष मुझे सुन के ना बड़ा दर्द आता था कि एक बंदा इतने अमीरियों में पलने वाला जी, और दिल्ली शहर में जब इमरजेंसी में दिल्ली शहर आए, तो 3-4 दिन बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए, वो 5-6 बच्चे थे उनके, उनकी मिसेज थी, सबको लेके 4 भाई थे, सबको लेके फुटपाथ पे सोए सरोजनगर मार्केट में। कुछ समझ में नहीं आया। तो बड़े साहसी थे, बड़े जुनून वाले थे। ये रात को नीम के पेड़ पे चढ़ गए और दातुन तोड़े, और दातुन काट करके ले गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। दातुन बेच के ले आए 10-12 रुपए जो भी बिकी। तो उस पैसों से कुछ राशन लाए, कुछ स्टोव लाए, जो भी लाए अपने, कि किसी तरह 4-5 दिन के बाद पेट में कुछ गया। तो रमाकांत जी, मैं आपको टोकना चाहता जी। हूँ बीच में। ये चीजें लगातार चल रही थी जी। हम फिर आप पे लौट आते हैं। हाँ जी। तो आप लगातार हलवाई की जो काम कर रहे थे, फिर वो आपने बीच में नहीं, ये 95 के, अपना 85 के आसपास की दौर था ये। जी जी, ये जो कहानी है, हाँ, 85 के आसपास 85 का। फिर खुद का कब किया आपने। ये मैं फिर 85 के बाद लाला जी से कुछ बात हो गई, मैंने कुछ दिन के लिए काम छोड़ दिया उनके यहाँ से। तो मैं कुछ दिन ऑटो चलाने लग गया। कुछ दिन ऑटो चलाया, फिर मैं कुछ दिन डेली बेसिस पे काम किया, डेली वेज पे, शादी ब्याह में। तो कहानी चलती रही। फिर 88 में मेरे मामा जी आ गए गांव से, और मामा से मेरा बड़ा प्यार था। हम जब उनको देख लेते थे तो मुझे अपार खुशी होती थी कि मुझे मामा दिख गए या मामा मिल गए। मामा सतीराम सतीराम जी, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। वो डबल MA थे, और वो अयोध्या यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। जी जी। तो वो कुछ गांव में ऐसा, वो भी बड़े जुनून वाले आदमी। इतनी दूर से आते हैं तो आप अपना आदमी आता तो और खुशी हो जाती। खुशी हो गई कि चलो कोई अपना, हाँ, परिवार का कोई एक आया। बिल्कुल। तो मामा आए तो ये आते पढ़े लिखे थे, इनको टीचर की नौकरी मिल गई। ये 2 साल टीचर की नौकरी किए, फिर ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को। उसके बाद जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, किसी कारण बस आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और दोनों भाई एक्सपायर हो गए मधुबन चौक पे। अच्छा। दिल्ली में एक मधुबन चौक है, वहाँ मधुबन चौक पे एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए। तो उस समय फिर लोगों ने दबाव दिया कि अब आप, उनकी टीन पेंटिंग की फैक्ट्री थी। अच्छा, जो बच्चे थे उनका जो परिवार तो उनके फादर, हाँ, फादर साहब की फैक्ट्री थी। हाँ, और ये उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। ओके। और दोनों वही लोग मेन मुखिया थे जो एक्सपायर हुए। तो लोगों ने दबाव दिया कि अब आप फैक्ट्री संभाल लो।
आप एक ईमानदार हैं। जिनको ट्यूशन पढ़ाते थे उसके परिवार वाले बोले उन्होंने अब उनकी फैक्ट्री हमारे आप मामा- संभाले। हाँ, हमारे मामा जी को बोले, पढ़े लिखे थे मैं तो इसलिए। हलवाई का काम करता था, मामा जी 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 फैक्ट्री संभाल ली है। जी। फैक्ट्री की नॉलेज नहीं थी उनको। हाँ वो पढ़े लिखे, मतलब दूसरी चीज का नॉलेज कैसे होगा? टीचर आदमी हाँ, टीम टीचर आदमी पेंटिंग को की क्या होगा? काम करें तो कुछ समझ नहीं पाए जी उसमें। जी। तो कुछ लोग उनके अंदर थे जो उनको फेल करने के चक्कर में हर काम गलत कर देते थे, और हड़पना चाहते थे। कोई बार ये होता है कि अब वो चले कह गए सकते हैं, ये हो सकता है, वो ये भी कह सकते हैं कि वो ऐसा भी करना चाहते पुराने थे, उनको कुछ उम्मीदें थी कि शायद इस काम हैं। अब को तुम्हें जिम्मेवारी मिलेगी हाँ, इसकी। वो उस उम्मीद में थे, जी। लेकिन मिल गई मामा जी को। तो मामा जी वहाँ बहुत ज़्यादा एक हिसाब से कहेंगे कि बिल्कुल खत्म के कगार पे आ गए। ना मास्टर रहे, ना मास्टर रहे, ना ना फैक्ट्री वाले रहे। फैक्ट्री वाले रहे। लोगों के तनख्वाहें चढ़ गई, जिसकी जगह थी उसका रेंट चढ़ गया। तो भूखे पेट 5-5 दिन इनको कुछ भी खाने के नहीं, 5-5 दिन ये भूखे सोए, हालात ये हो गए। हालात ये हो गई। और जखीरा पुल पे भी सोए, अच्छा। ना कुछ बिछाने के ना ओढ़ने के। कोई बोरी मिली या कोई चद्दर रही होगी, उसको एक चीज बिछा करके वो जखीरा पुल पे भी कुछ रातें बिताई उन्होंने। फिर आगे किस तरीके से फिर वहां से मैं हलवाई काम करता था, आए किसी के यहाँ, हम दोनों लोग गए, उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा, उसी समय हमारे जहाँ हम बैठे थे उसके सामने से एक टिक्की वाला तवा बजाते हुए टिक्की बेचता हुआ जा रहा था। हाँ, उनके फेरी मुंह- लगाते हैं जो। फेरी लगाते हैं। उनके मुंह से निकला, तुम भी टिक्की उक्की बेच लो। हाँ। मामा बोले, मैं तो कभी चाय भी नहीं बनाया, ये हमारे भांजे हैं, ये हलवाई काम करते हैं, शायद ये बना ले। ठीक बात। हम भी एग्री हो गए, चलो ठीक है, ये कुछ करते हैं। अब मामा से हमारा प्यार ही इतना, मामा के साथ हम भी बोले चलो ठीक है जी, बिल्कुल कर लेते हैं। अब हमारे दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम टिक्की के लिए रेडी खरीद सकें। ना रेडी के लिए पैसा, ना सामान के लिए पैसा। अब फिर पैसे कैसे जुटाए? अब बड़े समझ में नहीं आया कि भाई चलो, इन्होंने तो सलाह दे दिया। हमने कहा जी हमारे पास तो रेडी के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए? तो हमें भी डरते डरते हमने बोला जी 5-6 हज़ार रुपये लग जाएगा रेडी बनाने के लिए। वो घर में से गए, पर्स खोले या घर में से कहाँ से निकाल के 6,000 रुपये ला के दे दिए 1 मिनट में। ये 6,000 रुपये लो और तुम काम धंधा शुरू करो। हमने बड़े सच्चे मन से उन्होंने पैसे दिया, हम भी सच्चे मन से निकल गए। कुछ ही दूर पे गए, एक कोई टिक्की वाला था, जुनेजा टिक्की वाला, हम उसके यहाँ गए, टिक्की खाए और उससे सलाह लिए कि ये रेडी कितने बनती है। उसने कहा जी 5-6 हज़ार रुपये लग जाता है रेडी चालू करने में। खाने होने के बाद हम उससे पूछने लगे भाई कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, कौन बनाता है। कह रहा तुमने करना क्या है? हमने कहा यार हमने भी रेडी लगानी है और टिक्की बेचनी है। अब टिक्की वाले से पूछ रहे हो आप? और टिक्की वाले से पूछ रहे हैं। मतलब एक तरीके से कंपटीटर जो आपका है। अब वो भी भगवान की क्या मर्जी थी, उसने कहा जी वो सामने देखो जाके वो गड्ढे में रेडी पड़ी है। हम गए, उसमें मैंने हाथ मारा, रेडी बिल्कुल नई चमचमाती हुई थी। और मैंने मामा कहा मामा तो रेडी बिल्कुल नई है। कहीं मैंने अपने भाई के लिए ये रेडी करवाई थी, भाई 2 दिन लगाया, उसके बाद वो करा मैंने काम नहीं करना और पूरा सामान यहाँ पड़ा हुआ, लेकिन मैं 6,000 रुपया लूंगा पूरा। हम 6,000 ले गए थे, 6,000 थे। अब लेके रेडी आ गए, फिर उसी बंदे क्या जिन्होंने 6,000 दिया था। हमने कहा रेडी ले आए, अब इसको रखेंगे कहाँ? इसमें सामान भी हमारे पास ना कमरा है, ना पैसा है, ना कुछ है। उन्होंने एक कमरे की चाबी दिया, बोले जी पीछे अपनी रेडी खड़ी कर लो, एक कमरा ले लो, तुम इसमें अपना माल तैयार करो, यहीं सो जाओ, यही करो। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा हमारे ऊपर जी जी। और बड़ी हेल्प हुई उनसे, हमें काफ़ी सहयोग रहा। तो हमने रेडी स्कूल पे सुबह लंच में बच्चों को निकलता है, तो बच्चों के पास उस समय 91 की बात है, जी जी। लोगों किसी के 1-2 रुपये ही खर्चे के लिए मिलते थे। सरकारी स्कूल था, उसमें इतने रईस बच्चे नहीं होते थे, मीडियम क्लास के बच्चे पढ़ते थे। तो 1 रुपया 2 रुपया किसी घर से कोई मिलता था तो कुछ लोग आते थे जी। तो ब्रेड के साथ टिक्की खाते थे। अच्छा। और आप भी देखे होंगे शायद अपने बचपन में, ब्रेड को रसगुल्ले की चाशनी में डुबा के लोग दे देते हैं। हाँ।
वो टोस्ट बना के। हाँ, तो एक आजकल चल रसगुल्ले रहा है। वाला खड़ा होता था, तो कुछ ब्रेड में डुबा करके उनको चाशनी मीठी देता था, कुछ रसगुल्ले देता था। उसके बगल में हमने रेडी लगा दिया। जी मेरी सेल पहले दिन की 32 रुपए की थी। जी 32 रुपए सेल किए और बड़ी खुशी हुई कि चलो 32 रुपए सेल कर दिया हमने। और हम वहाँ भांजे जाके ना दोनों एक गिलास जूस लिया और आधा आधा गिलास बिल्कुल। हमने उस 32 रुपए में से जूस पिया। तो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, फिर सेल थोड़ी बहुत बढ़ती रही, लोगों को अच्छी लगी। तो सेल के बाद जिस तरीके से मान लो टेस्ट है और चीज़ें हैं लगातार बनी, संघर्ष भी हुआ होगा। जब कोई चढ़ता है तो उसके दुश्मन भी हो जाते हैं, तो वो चाहे रेडी हो, दुकानदार हो या किसी भी तरीके से, कितने कैसे ही लेवल पे। बहुत सही सवाल किया। हाँ। संघर्ष तो जब भी कोई कदम आगे बढ़ेगा, संघर्ष उसके साथ साथ बढ़ेगा। जी बिना संघर्ष का कोई आगे बढ़ता ही नहीं। और जो संघर्ष नहीं करता वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो संघर्ष तो बहुत आया। रेडी हमारी स्कूल में भी नहीं लगने दिए। अच्छा। जो पुराने वाले थे वो बोले भाई यहाँ नहीं लगानी है, वहाँ लगाओ, वहाँ नहीं लगाओ, वहाँ लगाओ। तो हमने स्कूल का वो लगाने बंद कर दिया, 2-4 दिन लगाया। जी फिर हम चले गए पंजाबी बाग जनरल स्टोर पे। जी 10-12 दिन हमने वहाँ लगाया। जी तो वहाँ भी हमारे चक्कर में लड़ाई हो गई। लड़ाई होकर के फिर हम आ गए कि हमने कहा यार ये रेडी में लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जिसने पैसे दिया था उनके किसी के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, वो पहलवान थे। उन्होंने किसी पहलवान को फोन कर दिया कि पहलवान मैं 2 बच्चे भेज रहा हूँ, इनकी कहीं रेडी लगाएंगे, इनकी रेडी लगा देना। जी तो उनकी इतनी इज्जत थी कि उन्होंने, हम गए और जाते उन्होंने 5-7 जगह अपनी दिखा दिया। बोले यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं लगाओ। ये मतलब आदमी का स्वभाव होता है जी। कि कोई नया काम कर रहा है तो इसको लगाने दे भाई, ये भी आदमी फले फूले। तो उन्होंने हमें रेडी लगाने की जगह दे दी। पड़ोसी बोल दी भाई इनके यहाँ लाइट लगवा दियो, अंधेरे में ना बेचे। पड़ोसी कह रहा जी चलो। पहलवान की बड़ी चलती थी वहाँ, कई दुकानें थी, पहलवान थे, उनके पास 8-10 पहलवान रोज आके दरबार करते थे। अब सब लोग डरते भी थे, पहलवान की इज्जत भी करते थे। पहलवान की इज्जत भी करते थे। भाई पहलवान ने बोला लाइट लगाने, उन्होंने 2 बार आए, बोले भाई लाओ तार वाल लाओ, लाइट लगाओ। फिर हमने 10-20 रुपए की बेचा, गए तार और होल्डर लाए, उनके हाथ लाके लाइट लगाए। तो लाइट लगाने के बाद हमारी, जब हम मार्केट में आए तो हमारे बगल में एक बहुत पुराना चाट वाला था और किसी से वो ढंग से बात ही नहीं करता था, काम इतना था, उसको अकल बड़ी थी, ड्रिंक करके माल बेचता था। जब हमारी टिक्की लोग खाए तो बोले भाई ऐसी टिक्की तो हमने कभी आज तक खाई नहीं है। हमारी चटनी का जो स्वाद था, हमें बनाने का जो स्वाद था, जो हमारा लोगों के प्रति आओ भाव था। आपका जो अनुभव था, आपने हलवाई की दुकान दादाजी पे से जो लगा- सीखा था हमने, जो सीखा था वो रेसिपी का कमाल था। वहाँ पे रेसिपी का कमाल था। उनके जो खाते गए वो बताते गए, खाते Mouth गए, publicity। माउथ पब्लिसिटी हो गई। तो वहाँ पे उस समय एक महेंद्र एडवर्टाइजर होते थे, हमने उनको एक दिन टिक्की खिला दिया। बोले मैं खाता नहीं, मैंने कहा एक खा लो, उसके बाद मत खाना। अब वो महेंद्र एडवर्टाइज, उनको रोज की बुकिंग होती थी, आगे 2-3 महीने तक की होती थी। जी जी तो जब भी वो मार्केट में रोज की बुकिंग होती थी, वो जरूर 2-4 बारी बिट्टू टिक्की वाले नाम लेते थे कि रानी बाग में आए हो, अगर टिक्की नहीं खाए तो समझो कुछ भी नहीं खाया। सवाल मैं भूल गया, वहाँ पे फिर जोड़ूंगा आपको। जी। बीच में आपने जिक्र किया बिट्टू टिक्की वाला। हाँ। ये बिट्टू राजा टिक्की वाला, हालांकि राजा इसमें से कट गया। जी। आज आपका वो ब्रांड है। जी, जी। आज कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा और आपकी मेहनत से आप करोड़ों का एम्पायर है आपका। जी जी। तो ये जो बिट्टू कौन है ये, और टिक्की वाला, ये कैसे नाम टिका और कैसे चला ये मशहूर कैसे हुआ? मशहूर तो अगर मैं सीधा कहूँगा तो गुरु घर से नाम मिला है मुझे, बिट्टू। बिट्टू आपका निकनेम, मतलब वहाँ गुरु घर में आपको बोलते थे? जी। बोलते इसलिए थे कि मैं सन 85 से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जुड़ा हूँ जी। मैं, कोई बंदा वहाँ जलेबी बनानी थी और एट ए टाइम मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा या पैसे ज़्यादा लूँगा। ये पैसे देने भी हाँ कर लिए तो फिर भी मना कर दिया कि नहीं जाऊँगा। तो मेरे पास आए, बोले रमाकांत ऐसे ऐसे आज जलेबी बनानी गुरुद्वारे में, कोई लड़का नहीं मिला। मगर चलो मैं चलता हूँ। मैं गया वहाँ जलेबी बनाया और जिसके साथ गया मेरे मालिक के बेटे का नाम बिट्टू था, वो सरदार थे।
तो बिट्टू के साथ गया मैं, और वो तो कभी जाए कभी ना जाए, कभी जाए कभी ना जाए, लेकिन मैं जब से गया तब से रेगुलर जाता रहा। तो लोग, मेरा नाम तो किसी ने पूछा नहीं, लोग बिट्टू बिट्टू कहने लगे, बिट्टू आज क्या खिला रहा, आज क्या बना रहा। आपने भी एतराज नहीं किया उस बात पे? मुझे खुशी होती थी कि लोग मुझसे पूछ रहे आज क्या खिला रहे हो लंगर में। तो मैं कभी उनको पकौड़े खिलाता था, और पकौड़े बड़े तरीके से बना खिलाता था एक कारीगर के हिसाब से। कभी पूड़ी बनाता था, कभी सब्जी बनाता था, यानी जो भी चीजें लंगर की होती थी वो मैं बनाता था। जी जी। तो लोग बड़े खुश होते थे कि भाई आज बड़े अच्छे पकौड़े बने हैं, आज बड़ी अच्छी सब्जी बनी है। तो ये रेहड़ी पर बिट्टू टिक्की वाला इसलिए लेकर के गए? नहीं, रेहड़ी पे इसलिए नहीं लिखा, हम जिससे रेहड़ी लिए ऑलरेडी उस रेहड़ी पे बिट्टू राजा की टिक्की लिखी हुई थी। अच्छा, वहां लिखी हुई थी बिट्टू राजा टिक्की वाला। टिक्की वाला। हाँ। तो आपने राजा काट, मास्टर जी ने राजा काट दिया, मामा जी ने राजा काट दिया, बिट्टू टिक्की वाला कर दिया। बिट्टू टिक्की वाला कर दिया। ओके। अब वो नाम गुरु घर से ही मिल गया, और गुरु की कृपा रही। रेहड़ी पे भी नाम वही मिल गया। मुझे गुरुद्वारे में भी कहते थे बिट्टू, और रेहड़ी पे भी बिट्टू मिला। तो जब से ये नाम, कुछ दिन समय बीता, रानीबाग में मेरा बड़ा एक पब्लिसिटी हुई, लोग जानने लग गए बिट्टू टिक्की वाले नाम से। तो हमने एक पंजाबी अपने साथ जोड़ लिया। वो बड़े, जो आज का दौर आया वो उस समय थे 95 के आसपास। तो वो बड़े टेक्निकल आदमी थे। उन्होंने कहा जी बिट्टू टिक्की वाला बड़ा लंबा नाम हो रहा, इसको BTW कर देते हैं। BTW कर देते, उस समय बता दिया। उस समय बताया जी। तो हम रेडी पे ही उसको बिट्टू टिक्की वाले साहब ने BTW कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए। ब्रैकेट में कर दिए। तो लोग बड़ा आजकल करते हैं निकनेम, शॉर्ट्स आजकल चल रही है, शॉर्ट स्पेलिंग। बड़ा नाम होता है तो उसको सिंगल डिजिट में लिख देते हैं। जी जी। तो वहां से फिर धीरे धीरे बिट्टू टिक्की वाला कम करते गए, BTW को हाईलाइट करते गए। जी। तो लोग कहते भाई ये BTW कौन आ गया, तो हम उसको फुल फॉर्म बताते थे बिट्टू टिक्की वाला। तो लोगों को धीरे धीरे इस चीज को समझ आने लग गई। तो वहां से हम फिर मार्केट में बहुत संघर्ष आया। परमात्मा की कृपा रही, कुछ हमारे मेहनत रहे, कुछ हमारे मामा जी की सोच रही कि ग्राहक हमारे पास कभी कम नहीं होता था। जी। जितना भी माल हम बढ़ा के ले जाते थे वो उतना माल खत्म हो जाता था। फिर लोग कहते थे यार हम बड़ी दूर से आए टिक्की खाने, टिक्की नहीं मिली। अच्छा, बहुत दूर से आए, फिर डिमांडिंग में चल पड़े। डिमांडिंग में चल पड़े। हम जितनी कोशिश करके जाते थे आज जितना ले जाएंगे, तो वो माल सब शॉर्ट पड़ता था। फिर कुछ दिन के बाद हमने सिस्टम बना दिया, चलो ठीक है जी, कुछ लड़के हम पीछे किचन में कर देते हैं, वहां से बना के देते जाए। अच्छा, अब उसके बाद जो चला, वहां से चलती जब आपकी रानी उसमें बाग में लगातार इस तरीके से पब्लिसिटी हुई, तो फिर कहते हैं ना कि अरे ये बड़ा चल रहा है, दूसरी रेहड़ी वाला और रेहड़ी वाला, ये सोचते हैं भी ये तो हमारी तो दुकानदारी ठप हो गई। ऐसा भी तो होता है? ऐसा बिल्कुल हुआ, ऐसा ही हुआ। अच्छा। जब हमारे यहाँ भीड़ लगने लग गई और जिनकी पक्की दुकानें थी उनकी खाली होने लग गई, उनके यहाँ ग्राहक नहीं, हमारे यहाँ लाइन लगी, तो टिकटॉक पे बिकने लगे उस टाइम पर, है ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी। तो उस समय जो उन्होंने प्लान किया कि इसको मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, इसके वजह से और किसी को ग्राहक नहीं जा रहे, इसी के सारे ग्राहक आ रहे हैं। तो उन्होंने प्लान करके लोगों से कह के भाई की रेडी बाहर निकालो मार्केट से। हमें बड़ा कष्ट हुआ कि इतना अच्छा काम, अब कल क्या होगा, कल कैसे, कहाँ लगाएं, कल कैसे क्या करेंगे। सारी रात नींद नहीं आई। फिर सुबह मैं साइकिल उठाता था, आजादपुर मंडी जाता था, साइकिल से मंडी करता था और वहां से आता था तैयारी करके, फिर रेडी लेके आता था। सारी रात नींद नहीं आई। फिर मैं गया मंडी करके आया। फिर मैंने कहा भगवान के नाम लेके चलते हैं। फिर सलाह लिए, 2-4 दुकानदार थे जो थोड़ी हमारे फेवर में थे। बोले भाई ये मार्केट का फैसला है और मार्केट के प्रधान का फैसला है, जहाँ बाहर सारे लगा रखे वही लगा लो। हम बाहर गए, बाहर 1-2 दिन दिक्कत आई। फिर रेडी वाले भी चलने लग गए वहां पे अब से कि हमारे यहाँ काम नहीं, इनके यहाँ लाइन लगी है। वो तंग करने लग गए, वहां से भी हटवा दिया। वहां भी हमने, चलो हमारे पास भी उस समय धीरे धीरे करके 7-8 लोग हो गए थे। तो हम भी अकेले नहीं थे, 7-8 लोगों की टीम हो गई थी हमारी। थोड़ी हम भी अड़ गए मजबूती के साथ। तो हमें भी जगह वहां पक्की कर लिया अपनी।
वहां भी हमने काफी साल 1.5 साल। वहां उस उससे जगह ज्यादा पे काम बढ़ गया है फिर वहां हमारा जितना काम मार्केट के अंदर था उससे डबल पे हम चले गए लगभग वहां पे। बाहर। अब मार्केट वालों को फिर बड़ी दिक्कत होने लग फिर गई मिर्ची लगी है। कि ये तो काम उल्टा हो गया, वहाँ अंदर तो तो- कम था, वहां तो और ज्यादा लाइन लगने लग गई। उन्होंने फिर सलाह करके भाई यहाँ से भी हटाओ, ये लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत जाम लगने लग गया, ये कहीं और लगाया गया रेडी। वहां आए, वहां भी हटवा दिए। बिल्कुल सुनसान जगह जहां लोग शाम को 7 बजे के बाद निकलने में डरते थे। और ये होता भी ऐसा था कि जैसे किसी रेडी रिक्शे पे बेटी बहनें माताएं जाती थी, उनके गले में चैन और लोग छीन लेते थे। जी। अब उस जगह हम गए और जो मुझे गुरु घर से आशीर्वाद मिला था, जी जी। मुझे वो दर मिल गया। अच्छा, बिल्कुल- गुरुद्वारे के सामने। बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने, और पीछे स्कूल था, सामने गुरुद्वारा था, खाली बिल्कुल जगह। स्कूल के दीवार के साथ हमने रेडी लगाया और बिल्कुल गुरु जी के दर्शन सामने बिल्कुल होते रहते थे। ऐसी जगह थी कि बिल्कुल आके अगर हम देखें तो गुरु जी का दर्शन होता था। वहां भी लोगों को टेस्ट दिया फिर आपने? वहां पे टेस्ट दिया। मुझे वहां गुरु घर से इतना आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि मुझे काफी गुरुद्वारे से सपोर्ट मिला। और सपोर्ट की तो जो बात रही, उस जगह पे मेरे पास रेड पड़ गई। अच्छा, रेड भी गिरी है? सेल टैक्स वाले आके, अच्छा, तो रेडी पे रेड गिरी? रेड पड़ी। गजब ही हो गया है तो। और मतलब आदमी, बड़े आदमी पे रेड टैक्स की सुनी है, भी बड़े आदमी पे, फैक्ट्री वाले पे, या 2 नंबर की कमाई करने वाले पे, रेडी वाले पे भी रेडी वाले पे टैक्स रेड लगी पड़ी है। थी सेल टैक्स की। जी। और हमारे मामा जी इतने भोले कि जो उसने दुकान पे टिक्की गिना था, गिने था, वो मामा जी से बोले बड़ी देर से आप बैठे हो, कुछ टिक्की उक्की खा लो, आप किसी की इंतजार कर रहे हैं? करे नहीं, करे कितनी टिक्की बेचते हो? करे तो बहुत बेच देते हैं। करे कितनी? करे जितने लोग आते हैं उतने बनाते हैं। करे माल तो खत्म हो जाएगा। उसको अपने साथ बैठाए, ले गए अपने किचन में, बोले देखो हमारा आलू बल्ला ये तैयार हो रहा, जितना कम पड़ेगा इतना यहाँ जाता रहेगा। करे कब तक बेचते हो? करे रात को 9 बजे तक बेचते हैं। करे फिर तो बहुत बेच देते हो? करे आप बहुत बेच देते हैं। क्योंकि अमूमन अधिकारी को तो लोग छुपाते हैं, भी कम टैक्स देना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े तो ना। वो बिल्कुल एक एक चीजें बताए। जी। बाद में वो साइन सुन करवाने लगे। करे किस बात करे? भाई हम तो सेल्टक से आए हैं। तो मामा जी जब सेल्टक सुने तो बड़े खुश हुए। करे रमाकांत, अब हम बड़ा आदमी जरूर बनेंगे। हमारे यहाँ तो छापा पड़ गया। हाँ, उस समय सेल्टक को लोग ऐसा बोलते नहीं, छापा पड़ गया। छापा पड़ गया। बोले आज हमारे यहाँ छापा पड़ा और भाई हम बड़े आदमी हैं, अब हम तभी बड़े छापा- आदमी जरूर बनेंगे। जी जी बिल्कुल। कह रहा अब कोई बड़ा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब लोग पहचान भी हो जाती थी उस टाइम, भाई कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है जब इतना चीज। दूसरे दिन रेड भी पड़ी है, छापा पड़ी। पेपर में आ गया। दूसरे दिन पेपर की कटिंग काफी समय तक हमने संभाल के रखा था। बाद में अब पता नहीं मामा जी के पास हो तो कह नहीं सकते। जब पेपर में आ गया नाम, तो मामा जी रहते थे शुरू से पंजाई बाग, तो वहाँ बनियों के साथ बैठना उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं, पहले भी थे, लेकिन नाम आने के बाद ना लोग जुड़ने लग गए। तो लोग वहां से अच्छी अच्छी सलाह देने लग गए कि बिट्टू ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। तो बड़ा मामा जी उनकी बातें मान करके उन नक्शे कदम पे चलने लग गए और हम रेडी से टच देना शुरू कर दिए। और आज उसकी देन है कि मेरी सारी दुकान में नहीं कहूँगा मेरी परचेज है, लेकिन काफ़ी दुकानें मेरी परचेज की हुई है। फ्रेंचाइजी कहीं नहीं देता मेरी। अच्छा, ये जो BTW आपने फिर रजिस्टर कराया उस वजह से कि जब छापा टैक्स भरने लग गए आप रेडी से ही? रेडी से लोगों ने सलाह दिया हाँ। कि इसको रजिस्ट्रेशन करा लो। मान लो देखो, कोई ये कहता है क्योंकि आप पे छापा नहीं गिरता तो आपको अधिकारी से मुलाकात नहीं होती, टैक्स नहीं भरते आप, उस चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आज यहाँ नहीं बैठे होते, तो मतलब इस चीज का भी आपको लाभ मिला। अरे लाभ में क्या, थोड़ा सा डर तो लगता है। कमाई मैंने 500 रुपया कमाया, उसमें से मेरा 300 रुपया टैक्स का चला गया, क्योंकि कोई टैक्स तो देता नहीं था। टैक्स तो मैंने अपने जेब से देना होता था। तो थोड़ा सा पेनफुल था, लेकिन अच्छा था, क्योंकि मामा जी लोगों अच्छे लोगों में बैठते थे। लोग कहते थे कि इसका फायदा बिट्टू एक दिन मिलेगा, ये जो तुम टैक्स अभी से दे रहे हो। तो सिलसिला चलता रहा। फिर हमने 2004 में पहली दुकान नेताजी सुभाष कॉलेज की खोली और उस बंदे ने दुकान दिया। मेरे पास उस समय 1 रुपया नहीं था, जेब में लोगों के एक क्वाइन भी पड़ा होता था।
हम स्कूटर से निकले, बोले जी वहाँ दुकान कट रही है नेताजी सुभाष पैलेस में, चल के देख के आते हैं। हम गए वहाँ पे, रास्ते में एक बंदा मिल गया, बोला हम भी चलेंगे। हम 2 की जगह 3 हो गए। थोड़ी दूर और आगे गए, एक बंदा बोला जी हम भी चलेंगे। हमने कहा 4 तो जा ही नहीं पाएंगे, कह रहे स्कूटर ही खड़ा करो, घर से गाड़ी लेते हैं। वो गाड़ी लिया, हम चले गए। जिसके यहाँ गए वो हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले आए थे, क्योंकि उस समय पहचान तो आपकी हो ही गई थी बिट्टू टिक्की वाले के नाम उस समय मर्सिडीज गाड़ियां बहुत कम होती थी, वो मर्सिडीज से आए थे और लगा के सारे लोग टिक्की खाए थे। बोले यार टिक्की बहुत बढ़िया है। वो वहाँ लोगों को दुकान बुक कर रहे थे, बता रहे थे यार हम टिक्की खा के, टिक्की बहुत बढ़िया। जब हम गए, जब बिट्टू टिक्की वाले हैं, बोले भाई तुम ये दुकान तो ले लो। अच्छा, पैसे आपके पास थे नहीं? पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा ये दुकान तुम्हारी है। तो आपने कहा नहीं कैसे लें भाई, पैसे कहा नहीं? अब उन्होंने दुकान तो बुक कर दिया, वो बोले 2 ले लो। हमने कहा जी कितने के? उसने 23 या 24 लाख की दुकान बताए। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये बड़ी समस्या हुई फिर। बड़ी समस्या। दुकान वो दे रहे हैं और पैसा है नहीं। मतलब सारे काम आपकी तरफ जा रहे हैं। आपके जैसे कोई रास्ते में जबरदस्ती जो बैठे थे, एक भाई बोला पैसे मैं दे देता हूँ। कह रहे जी हम तो कैश लेते नहीं, चेक चाहिए। वो कह रहे मेरे पास चेक बुक नहीं है। जो चौथा जबरदस्ती बैठा था, कह रहा चेक मैं काट देता हूँ। तो कोई चेक काटा, कोई पैसा डाला, दुकान मेरी बुक हो गई। बुक हो गई है। तो धीरे धीरे सिलसिला ऐसा चलता रहा। तो 2004 से लेके ये 2025 आ गया है। चल रहा है। आज भगवान की दया से मेरी अपनी फैक्ट्री है और 1000-1200 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पैसे से कुछ नहीं होता। आपका हौसला होना चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर मैं बिना पैसे का काम शुरू करके यहाँ तक ला सकता हूँ, तो आप लोग भी ला सकते हो। और देश के लिए रोजगार ढूंढने मत जाओ, रोजगार देने की बात करो। देने की कि 2-4-10 लोगों को हर बंदा रोजगार देने की सोचे कि मैं रोजगार कैसे दूंगा। बड़ा सोचे कुछ। बड़ा सोचे और करेगा तो जरूर कर लेगा। मेरी कहीं हेल्प चाहिए तो मैं जरूर हेल्प दूंगा। कोई गाइडेंस की चाहिए, कुछ मुझे आगे बताना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। ये रमाकांत जी थे और इस संघर्ष की कहानी आपको हमने सुनाई उन्हीं की जुबानी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रमाकांत ने हौसला नहीं छोड़ा। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने संघर्ष शुरू किया। आज वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको जहां compete कर रहे हैं, इनके बहुत सारे प्रोडक्शन हैं। BTW फूड और BTW इंडिया के नाम से इनकी 2 कंपनियां हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। और आज ये ब्रांड दिल्ली NCR की यदि बात करें तो यहाँ पर BTW का मतलब बिट्टू टिक्की वाला, इसको उन्होंने ब्रांड बना दिया है। वो पुष्पा फिल्म तो आपने देखी होगी कि पुष्पा नहीं, पुष्पा एक ब्रांड है। तो ये वो कहावत जो रमाकांत जी हैं उन पर सटीक बैठती नजर आ रही है। तो क्योंकि आज का दौर है और आज के दौर में जिस तरीके से लोग छोटा सा झटका कारोबार में हो, शिक्षा में हो या अन्य जगह हो, तो वो झटका कहीं ना कहीं झेल नहीं पाते, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जहां आत्महत्या तक की इस तरीके के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी स्टोरी लगातार हम आपको दिखाते हैं। और फूड के मामले में यदि बात करें, नमकीन हो, खाने की, स्वीट हो या कुछ और चीजें, हर प्रोडक्ट अपने उस हुनर को इन्होंने ताकत बनाया। और उस ताकत को जहां आज लोग पसंद कर रहे हैं, उस टेस्ट को लोगों को पहुंचाने की बात। और कहीं ना कहीं 22 से ज्यादा आउटलेट इन्होंने दिल्ली NCR में GT रोड बेल्ट पर आज शुरू कर दिए हैं और वहां पर लगातार वो काम भी चल रहा है। तो जहां एक तरफ आपने फूड चेन, जहां BTW को एक अपने टैगलाइन को आपने बड़ा ब्रांड बना दिया है, उसके साथ साथ आपका एक ये भी सुना है कि कैटरिंग का जो काम है, जिसमें बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें शामिल होते हैं। बड़े समारोह में आपकी जो कैटरिंग का काम जो है वो उसमें प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही था। हम रेडी से ही कैटरिंग का छोटा छोटा काम शुरू कर दिए थे जी। और उस कैटरिंग में एक दिन ऐसा दौर आया कि लोग कहते थे जो डेट खाली होगी हम उस दिन शादी तय करेंगे जी। जिस दिन मेरे पास समय रहेगा हम शादी उस दिन की रखेंगे। अच्छा, इतनी डिमांड है।
नवंबर की शादियां जनवरी में ले जाते थे, जनवरी की शादियां मार्च में ले जाते थे। अरे पंडित जी का काम खराब कर रहे हो, इसका मतलब आप है? पंडित जी का काम खराब नहीं किया, पंडित जी का काम और दिया हमने। नहीं, काम तो दिया नहीं, पंडित तारीख निर्धारित करता है। यहाँ रमाकांत की कैटरिंग से तारीख तय हो रही है। हमारे जीवन में दसियों का 50 बार ऐसा आया कि लोग डेट चेंज करवा ली है कि जब खाली रहोगे तब हम शादी की डेट रखेंगे। अच्छा। और मेरे समझ से मैंने एक समय में 55 फंक्शन एक दिन में किया है। अच्छा जी। दिल्ली एनसीआर में मिला करके, और मैं पूरे वर्ल्ड में कैटरिंग का काम करता हूँ, ना कि इंडिया में। मैं विदेशों में भी जाके कैटरिंग किया हूँ, बाकी इंडिया के कोने कोने में तो मेरी टीम होती है। और हर अच्छे फंक्शन में BTW लोग जो भी जहाँ जाते होंगे देखते ही होंगे, BTW का कहीं न कहीं टैग आपको मिलता होगा। आजकल तो ब्रांड जो है खाने में, और उसके अलावा किस तरीके का मतलब फूड है, एक इंडिया है? नहीं, मैं ज्यादातर चाट की कैटरिंग करता हूँ। ओके। मैं खाने का काम कम करता हूँ क्योंकि मेरे पास चाट के काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो मैं चाहता नहीं कि कोई किसी को मैं ना करूँ काम। अच्छा, अब जैसे दिवाली त्योहारों का सीजन आ जाएगा जी। तो इसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा रमाकांत जी। बढ़ जाता है जी मतलब प्रेशर। साल का और त्योहार का सीजन दोनों बराबर हो जाता है मेरे हिसाब से ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन मैं कभी किसी काम को ना प्रेशर नहीं समझता, इंजॉय के साथ करता हूँ, और मैं इंजॉय के साथ उस काम को निपटाता हूँ। मैं भी कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो आपके परिवार के सदस्य कह लीजिए, जी। तो उनसे पूछ रहा था, वहाँ रमाकांत जी ऑफिस में नहीं बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वो कह रहे थे कि वो वहीं रहते हैं जहाँ पे आज से 30 साल पहले रहते थे। आप अभी भी उनके बीच में रहते हो जहाँ प्रोडक्शन होते हैं? मैं बीच में रहता हूँ, कई बारी मैं प्रोडक्ट खुद बनाने लग जाता हूँ उनको बताने के लिए। अच्छा जी। कि इसको इस तरह नहीं, इस तरह बनाओ। ओके। कल की बात है, मैं अभी जन्माष्टमी का एक मेला लिया है, तो वहाँ गया, मुझे समझ नहीं आया, जो कारीगर बना रहा था उसको मैं जाके मैंने कहा भाई इसको इस तरह नहीं, इस तरह बना। मतलब रेसिपी का जो सिस्टम है। हाँ, तो मैं लोगों को इस चीज के लिए मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। इससे संघर्ष भी है भाई, मालिक जब आपके साथ कर्मचारी के साथ काम करता है तो उसका हौसला बढ़ता है। बिल्कुल हौसला बढ़ता है, मैं कभी किसी का हौसला टूटने नहीं देता। अगर कोई कहते हैं काम नहीं होगा, मतलब वो उसको पारिवारिक सदस्य समझने लग जाता है कर्मचारी। ये देखो, जब मेरे साथ मालिक काम कर रहा है तो ये छोटी बात नहीं है। जहाँ करोड़ों का टर्नओवर है तो बड़ा एम्पायर है, वो हजारों लोग काम कर रहे हैं। वो तो समझते हैं। मैं भी उनको अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, जो बच्चे लायक हैं, जी जी। जो मेरे हम उम्र है उनको भाइयों की तरह समझते हैं। जी जी। मैं कभी उनको वर्कर नहीं समझता कि वर्कर है, क्योंकि आपने ग्राउंड वो देखा है, उस संघर्ष देखा है। हमने वो समय देखा है कि गरीबी क्या चीज होती है, मजबूरी क्या चीज होती है। तो मैं उनको उसी नजरिए देखता हूँ कि उनको कहीं इस चीज का फील ना हो। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते रहे, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें आप दे सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस तरीके की शख्सियत से आपको रूबरू कराया जाए, ताकि आप भी इन कहानियों से प्रेरित हों और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। रमाकांत जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने संघर्ष की कहानी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। शुक्रिया। देखते रहे सिटी तहलका।